आज चैप्टर लास्ट होगा, ठीक है। अगला चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बचा हुआ है। आज संख्या कम दिख रही है, क्यों? इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। हाँ, समझ रहे हैं। जो अगला टॉपिक है वो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ठीक है। देखिए क्या होती है एसटीडी, इनके और भी नाम समझ लीजिए। इनको बोलते हैं साइलेंट, इनको एक एक करके बताएंगे क्यों ऐसा बोला जाता है। साइलेंट इन्फेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डिजीज, एक नाम लिखा है वर्नल डिजीज, VERNERAL, ठीक है। वेनरल डिजीज है, VD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। और एक है RTI, ये RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे इसको। पूरा नाम इसका है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। कुछ नाम बुक में लिखे हुए हैं, दो नाम नहीं लिखे हैं। साइलेंट इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं और इंटरनेशनल डिजीज बोला जाता है। पहले एसटीडी समझिए। एसटीडी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होती हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसफर की जाती हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं एसटीडी। इनको साइलेंट इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिजीज का सिम्टम जल्दी नहीं आता है, बहुत लेट आता है, और तब आता है कि जब बहुत देर हो चुकी होती है, उसको क्योर करना मुश्किल पड़ जाता है। इन्फेक्शंस जो इनके सिम्टम आते हैं, वो सिम्टम जैसे एड्स डिजीज है, तो एड्स का जब सिम्टम आएगा या हेपेटाइटिस बी का जब सिम्टम आएगा, तो नॉर्मल सिम्टम आते हैं। अर्ली सिम्टम, शुरुआती जो सिम्टम होते हैं वो क्या है? ऐसे सिम्टम है जिसको पर्सन इग्नोर कर देता है, वो नॉर्मल बीमारियों के सिम्टम होते हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से इनके सिम्टम नहीं है, और जब एक्चुअल सिम्टम आते हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। ये साइलेंट डिजीज है, ये धीरे धीरे जो है पनपती है। अचानक ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ये बॉडी में नहीं जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसमें सिम्टम जो होते हैं वो क्या है? बहुत साइलेंट होते हैं। RTI क्यों बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। VD बोलते हैं, वर्नल डिजीज बोलते हैं, और एक है इंटरनेशनल डिजीज। इंटरनेशनल का मतलब ये जनरली ट्रांसमिट होती हैं दूसरी कंट्रीज से, जैसे एड्स है। अब एड्स है तो जनरली एड्स का ट्रांसमिशन कहां से होता है? जनरली जो लोग फॉरेन से आते हैं, ठीक है, वो यहां आए, फॉरेन से डिजीज को ले आए क्या? क्योंकि फॉरेन में गए, हो सकता है उनकी आदतें बिगड़ गई, वहां जाकर के जेंट्स गए, उनकी आदतें क्या हो गई? बिगड़ गई, वो किसी फीमेल के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। फॉरेन में ही नहीं, यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है, फिर वो वहां से वो डिजीज को ले आते हैं और यहाँ फैला देते हैं। तो इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या है? एक लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। ये इनके नाम है। अब एसटीडी ये तो हो गया कैसे ट्रांसमिट होती है। कौन कौन सी एसटीडी है वो हमको देखना है। नाम देखिए, तो एक साथ इनके नाम लिख लेते हैं, नाम बुक में लिखे हुए हैं। पहला है गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। दूसरा है साइफिलिस, साइफिलिस, ठीक। गोनोरिया हो गया,
साइफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्पस है, जेनाइटल वार्ट है, जेनाइटल वार्ट्स, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस, उसके भी पहले एक और लिखिए इसमें, एड्स हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया, और क्लेमाइडिया, यहां लिख देते हैं क्लेमाइडियासिस हो गया, ठीक। और लास्ट में है ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। इतने डिजीज हैं, इसमें से कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरल हैं और कुछ एक प्रोटोजोअल है, ये ध्यान रखना। ऊपर की जो है यहां से इतनी, ये बैक्टीरियल हैं, इसमें कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, वायरल, ठीक है, ये वायरल, और ये क्या लास्ट वाली प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से ट्रांसफर होती है, ठीक है। इनके कॉजेटिव एजेंट बुक में नहीं लिखे, लेकिन नोट कर लीजिए, रटना नहीं है। क्लेमाइडियासिस किससे होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, नाम क्या है, क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, टी स्मॉल रहेगा, ट्रैकोमैटिस। कैसे याद रखेंगे, क्लेमाइडिया में तो क्लेमाइडिया ध्यान रहेगा आपको, इसमें ध्यान रखना है स्पीशीज में टी है आगे, स्पीशीज जो उसमें अगर ये नाम भी भूल जा रहे हैं ट्रैकोमैटिस, तो टी ध्यान रखना है कि इसके साथ में स्पीशीज में क्या है, टी है। गोनोरिया है, नाइसेरिया गोनोरिया, साइफिलिस, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये याद रखना है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। हालांकि आएगा नहीं, आता भी नहीं ज्यादा, क्योंकि ये बुक में नहीं दिए हैं, जो दिए रहते वही आते भी हैं। जेनाइटल हर्पस सिंप्लेक्स वायरस का नाम है इसमें, ये वायरस कौन सा है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस से होती है, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV बोलते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट जेनाइटल वार्ट का क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HSV बोलते हैं और इसको HPV बोलते हैं, ठीक है। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स का जानते ही हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस, उसी का नाम भी है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस का भी नाम यही है। ट्राइकोमोनियासिस होता है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस से होता है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ठीक है। इसी बीमारी को ल्यूकोरिया भी बोलते हैं, ल्यूकोरिया, एक बीमारी होती है फीमेल्स में, ल्यूकोरिया। वैजाइना के थ्रू व्हाइट डिस्चार्ज पास आउट होता है इस ल्यूकोरिया बीमारी में, ठीक है। इतने डिजीज हो गया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी डिजीज ऐसी है इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, तो 3 डिजीज हैं, ठीक है। इनके अंडरलाइन कर लीजिए, एड्स को क्योर नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्पस, ये 3 है जो इनक्योरेबल हैं, ये बॉक्स में लिख लीजिए। जेनाइटल हर्पस हो गया और एड्स हो गया और हेपेटाइटिस, ये क्या है, नॉट क्योरेबल कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कब क्योर कर सकते हैं जानते हैं, अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में अगर एड्स पता लग जाए तो हेपेटाइटिस तो क्योर कर सकते हैं, बाकी लेट पता लगा है तो क्योर नहीं हो सकता है, बाकी सबको क्योर किया जा सकता है। हाँ, शुरुआती स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, शुरुआती स्टेज अगर है तो, बहुत शुरुआती। और अगर हो गया है तो डिले किया जा सकता है। डिले का मतलब कुछ साल और इसको जीवित रखा जा सकता है, बस कंप्लीटली क्योर नहीं है उसका। अब ये 3 डिजीज जो है जिनकी कंप्लीट क्योर नहीं है, ये फैलती, ये तो कैसे फैलती हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स से। सारी एसटीडी सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, लेकिन 3 बीमारियां जो वो वाली हैं, ये ब्लड से भी फैलती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स हुआ हो तभी फैलेगा, नहीं। ये ब्लड का, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ गया किसी तरीके से, तो ये तीनों हो जाएगा। जैसे इन्फेक्टेड निडल, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई इंजेक्शन लगाया गया, वही सेम निडल दूसरे को लगा दी गई है इंजेक्शन, तो सिरिंज में चला जाएगा, ब्लड से कांटेक्ट हुआ, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल को चढ़ाया गया तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड कांटेक्ट से भी होती है, लिख लीजिएगा आल्सो, तीनों में लिखिएगा, ठीक है। ऑल्सो एरो लगा के लिखिएगा, ऑल्सो कॉज्ड बाय ब्लड कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट से भी होती हैं, ठीक है। ये तीनों डिजीज, बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिशन से तो होती ही हैं, ये लाइन बुक में मेंशन किया गया है, आता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, इन बीमारियों के शुरुआती लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो यहां अगला पॉइंट करके लिखिएगा, जो अर्ली सिम्टम है, अर्ली सिम्टम्स पॉइंट करके लिखिएगा, अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, किसका? एसटीडीज जो हैं, आर माइल्ड, माइल्ड का मतलब बहुत हल्के होते हैं, आर माइल्ड, मामूली सिम्टम हैं, खतरनाक वाले सिम्टम नहीं है। क्या सिम्टम मामूली दिखाई देते हैं आपको? एचिंग, एचिंग दिखाई देगा, तो एचिंग तो वैसे भी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो एचिंग हो जाएगी, सेक्स ऑर्गन में एचिंग हो रही है तो फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, लेकिन इससे भी होती है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा, ये है कि नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। एचिंग हो गया, स्वेलिंग आ गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो गया? स्वेलिंग्स आ गया, ठीक है। और कुछ नाम लिखे हुए हैं, स्लाइट पेन है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का पेन, स्लाइट पेन और फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, कहां से? वेजाइना से या पेनिस से। व्हाइट कलर का फ्लूइड, जैसे सीमेन होता है व्हाइट कलर का, उसी तरीके से फ्लूइड का डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो ये अर्ली सिम्टम में है। अब ये डिजीज जो होती हैं, इनको हम क्योर, शुरुआती स्टेज में सिम्टम पता नहीं लगता है। क्या कारण है कि शुरुआती स्टेज में सिम्टम को नहीं पता लगा पाते हैं, ठीक है, या शुरुआती स्टेज में इनको क्योर नहीं कर पाते हैं एसटीडीज को? तो पहला रीजन क्या, यहां लिखिएगा, रीजन फॉर लेट डिटेक्शन। लेट डिटेक्शन का मतलब बहुत लेट पता लगता है, बहुत लेट डिटेक्ट होता है ये डिजीज, शुरुआती स्टेज में पता ही नहीं लगती है कि ये वाली डिजीज भी है। तो इतना लेट क्यों पता लगता है? 2 रीजन है इसके लेट पता लगने के। पहला रीजन है कि सिम्टम जो आते हैं बहुत हल्के फुल्के आते हैं शुरुआती, जो नॉर्मल बीमारियों के सिम्टम होते हैं। तो पहला रीजन क्या है? माइल्ड सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? माइल्ड, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अर्ली सिम्टम्स। जो सिम्टम्स आते हैं अर्ली, वो बहुत माइल्ड, हल्के फुल्के होते हैं, इग्नोर कर देता पर्सन, ठीक है, कैन बी इग्नोर्ड। दूसरा क्या है? सोशल स्टिग्मा, समाज का डर। लोगों को लगता है कि हो सकता है कहीं ये सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने से झिझक महसूस करते हैं, किसी को बताने से झिझक महसूस करते हैं कि बगल वाला क्या सोचेगा, हाँ, कि इनको बीमारी हो कैसे गया, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम को आदमी इग्नोर भी करता है, क्योंकि समाज का एक, समाज में एक कलंक है, समाज का एक कह सकते हैं एक बुराई भी है, सोशल स्टिग्मा बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा, ड्यू टू सोशल, सोशल ये बुक में लिखा गया वर्ड, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है भय या डर, समाज का डर,
ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से लेट डिटेक्ट होती है डिजीज। अब देखिए आगे इसके बाद अब सिम्टम क्या क्या आते हैं, ये तो माइल्ड ले अर्ली सिम्टम है। लेट सिम्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें लेट सिम्टम या एसटीडी होने पर यहां लिखिएगा हाँ क्या करें बताइए। हाँ देखो जी, एसटीडी का सिम्टम जनरली जेनेटल एरिया में आता है। क्या सिम्टम आता है मैं पूरी बॉडी में भी आएगा, ऐसा नहीं है। जनरली सेक्स ऑर्गन अफेक्ट होते हैं लेकिन पूरी बॉडी पर सिम्टम आते हैं। लाल रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे, ठीक है, चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ सकते हैं, रैसेस, छाले, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब जो जेनेटल एक वार्ट्स डिजीज बताया था मैंने, वार्ट का मतलब होता है फफोला। पेनिस पर बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, जेनेटल वार्ट्स, उसमें पस भर जाता है, ठीक है। बाकी इचिंग वगैरह तो होती है। पूरे बॉडी पर भी सिम्टम आ सकता है और ज्यादातर सिम्टम सेक्स ऑर्गन पर रहते हैं इनके, ठीक है। अब लेट सिम्टम क्या आता है, ये तो शुरुआती हल्के फुल्के सिम्टम। इनसे समस्याएं क्या जनरेट हो सकती हैं। अगर किसी को एसटीडी हुआ है तो प्रॉब्लम क्या आएगा उसकी बॉडी में, ठीक है। या लिख सकते हैं पहला प्रॉब्लम होगा पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी। अगर एसटीडी हुई है कोई भी तो क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। इसमें कहीं पर भी सूजन हो सकती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग और जलन, ठीक है। स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, वो एरिया में लाली छा सकती है, रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है। तो मेन है स्वेलिंग, ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब। दूसरा क्या है, एबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है, एबॉर्शन। अगर एसटीडी हुई है तो एबॉर्शन भी हो सकता है फीटस क्या है, एबॉर्ट हो जाए। क्योंकि जब सेक्स ऑर्गन ही डिस्टर्ब रहेंगे, सोचिए यूट्रस में कोई समस्या हो गई, एसटीडी हुआ है तो इन्फेक्शन कहाँ गया, वजाना में गया है, वजाने से कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा, यूट्रस की वॉल को डैमेज करेगा और फैलोपियन ट्यूब में भी पहुंचेगा इन्फेक्शन, ठीक है। और उसकी वजह से जो बच्चा पल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है अगर प्रेगनेंसी हुई है तो। तीसरा है स्टिल बर्थ हो सकती है, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, स्टिल बर्थ होते हैं। स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ, बर्थ का मतलब बर्थ, ठीक है। डेड फीटस डिलीवरी, ये क्या है, डेड फीटस। ये भी हो सकता है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं। हाँ भाई कह रहे हैं जैसे यूट्रस में इन्फेक्शन गया तो वो इन्फेक्शन बच्चे पर भी तो पहुंच सकता है। जो या तो एबॉर्शन हो जाएगा, एबॉर्शन नहीं हो पाए, इन्फेक्शन इतना माइल्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो बाद में हो सकता है कि बर्थ ही जो है डेथ हो जाए उसकी। हाँ हाँ कहीं पर भी हो सकता है इन्फेक्शन। और तीसरा है, अगला है इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये वर्ड पे क्वेश्चन एक बार आया है और ये कहीं बुक में वर्ड तक नहीं है कहीं दिया है। अच्छा नई वाली में दिया गया होगा, आया होगा नई वाली, कोई बात नहीं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने एक बार बताया था, जब प्रेगनेंसी कहाँ डेवलप हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू अगर हो गया, वो एम्ब्रियो खिसकते खिसकते यूट्रस तक नहीं पहुंच पाया, किसी वजह से वहीं रुक गया, तो वहीं प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती। लेकिन वो बहुत बड़ा बच्चा नहीं बनता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो उसको फिर सर्जरी से हटाना ही पड़ता है या मेडिसिन से हटाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी इन द फैलोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये लिखिएगा, प्रेगनेंसी इन फैलोपियन ट्यूब। और पांचवा है इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी। जो अगला टॉपिक यही पढ़ाने जा रहे हैं आप, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है इसमें। क्योंकि जब सेक्स ऑर्गन डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है, तो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा ढंग से।
कितने से मौत हो सकती है? क्या कह रहे हैं? सीने से इंसान मर सकता है। कितने से मतलब? सब हाँ नहीं सबसे नहीं, मैंने फिर बताया 3 डिजीज से मौत होती है। कौन सी वाली जो बॉक्स बनाया था? बाकी सबको ठीक किया जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। 3 लास्ट स्टेज में पता लगा है तो ठीक नहीं होती हैं, बहुत शुरुआती स्टेज में उनका क्योर हो सकता है, ठीक है। बाकी 3 के अलावा नहीं है, बाकी 3 के अलावा सब सही है। समझ में आ रहा है? तो ये सिम्टम हो गया। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे जानते हैं? डिजीज को प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से अच्छा क्या है? बचाव। उपचार से अच्छा क्या होता है? बचाव करना, क्योंकि उपचार में पैसा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा बचाव ही कर लीजिए। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं डिजीज का? अवेयरनेस, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको पूरे चैप्टर में शुरुआत में बताया था। अवेयरनेस होना चाहिए किसके बारे में? एसटीडी के बारे में, कैसे एसटीडी फैलती है। साफ सफाई तभी तो रखेंगे जब पता रहेगा कि कैसे बीमारी वाली फैलती है, ठीक है। और इसके बाद में कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, सबको पता है, ठीक है। अगर ब्लड चढ़ाने की नौबत आ रही है तो ब्लड को चेक करना चाहिए, और सिरिंज वगैरह यूज कर रहे हैं तो नहीं यूज करने चाहिए, पता है। अरे ठीक, हाँ तो वो ऐसा ही ब्लड लेना चाहिए जो चेक हुआ हो, ठीक है, जो चेक हुआ हो। वो तो निकलता ही चेक हुआ, हाँ। लेकिन सिरिंज में जो होता है, सिरिंज वो, अब सिरिंज भी कोई पुरानी तो यूज नहीं करता, लेकिन जो नशेड़ी होते हैं वो जब उनको चढ़ जाती है तो वो फिर देखते नहीं है। फिर वो, अब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बड़े सिटीज में, लखनऊ में देखी जा करके, सड़क के किनारे पड़े हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो उसके साथ वो भी लगा रहा है, बगल वाला उसी सिरिंज से वो भी लगा रहा है, ठीक है। एक ही सिरिंज को यूज कर रहे हैं, कौन जाए टाइम वेस्ट करने, पैसा खर्च करने 10 रुपए की 5 रुपए की चीज पर, ठीक है। तो फिर उससे भी ट्रांसफर हो जाती है। अगला है, सबसे बेस्ट तरीका है ऑलवेज यूज कॉन्डोम, यूज कॉन्डोम्स, इसी से ही एसटीडी रुकती है। और चौथा लिखा है कि अगर कोई डाउट है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एसटीडी रोकने के तरीके हैं और इसमें कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, एक चीज और है, एक क्वेश्चन आता है कि ये भी एसटीडी किस एज में सबसे ज्यादा होती है? तो जो एडोलेसेंस एज होती है, किशोरावस्था, 15 से लेकर के 24 साल तक की एज में ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो लिखिएगा एसटीडी मोर कॉमन। ऐसा नहीं है कि बाकी एज में नहीं हो सकता है, हर एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किस एज में होती हैं? इन 15 to 24 एज ग्रुप पर्सन्स, क्योंकि ज्यादा बहकते इसी एज में लोग हैं ना, मैच्योरिटी नहीं आती होती इस एज में। अगला टॉपिक इनफर्टिलिटी। हाँ, हम लोग का स्पर्म जाता है फीमेल में, तो उनमें फर्टिलिटी, लेकिन हम लोग में क्या आता है कि फैल जाता है फीमेल। बता दें, फीमेल इन्फेक्टेड है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो कांटेक्ट होगा ना बॉडी के ऑर्गन्स का। हाँ, कटा पिटा, देखिए कटा पिटा रहेगा तो ब्लड कांटेक्ट माना जाएगा। HIV एड्स जो होता है, हेपेटाइटिस, वो ब्लड कांटेक्ट से भी होती है। कटा पिटा कहीं अगर मान लीजिए कट लगा हुआ है या कहीं ब्लड कांटेक्ट कर गया तब होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो बीमारियां और बची हुई हैं, इनमें ब्लड कांटेक्ट की नीड नहीं है, ये तो वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, 3 है केवल जो ब्लड कांटेक्ट से भी हो जाती हैं, उससे भी होते हैं। समझ में आ रहा है? वही बताइए सर, कैसे ऐसा हो जाता है? क्या चीज? अब तो किससे भी हो जाना चाहिए? हाँ, तो किससे हो जाना चाहिए? किससे ब्लड कांटेक्ट होगा तब होगा, तो ब्लड कांटेक्ट होगा। तो एक चीज जानिए, कोई जरूरी नहीं है कि हो जाए, ये जितनी है, मान लीजिए किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, ठीक, तो क्या जरूरी है बीमारी हो जाए? कोई जरूरी नहीं, हो सकता है,
हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड कांटेक्ट हुआ हो। ये तो प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि हाँ इससे होने के चांस, कोई जरूरी नहीं है एसटीडी हो जाए। अगर ऐसा होता है ना, सबको एड्स हुआ रहता है आज की डेट में। ऐसा नहीं होता है, चांस बनते हैं केवल। अभी कितने % चांस बनते हैं ये क्लियर नहीं होता है। हाँ, तो ब्लड जो डोनेट करता है तो उस पर चेक होकर के डोनेट किया जाता है। बाय द वे इन केस चेक नहीं हुआ तो चांस बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि चेक नहीं किया ब्लड तो उसको हो जाएगा, नहीं हो सकता। साफ सुथरा ब्लड उसका पहले से ही। मैं कह रहा हूं इन्फेक्शन के चांस केवल हो सकते हैं। आप समझ में आया कि नहीं आया? मेल का अगर मेल इन्फेक्टेड है, हाँ, तो फीमेल को हो सकता है कि हाँ, उसका स्पर्म जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं है। और फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल को भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी का ऑर्गन कांटेक्ट में आ रहा है। टच में भी आता, किसमें भी आता, लेकिन इसमें नहीं होता है। दोनों कांटेक्ट में। अरे तो सीमेन ट्रांसफर हो रहा है ना। अगर सीमेन बॉडी के अंदर से बन के निकला कि नहीं निकला, बना है ना। मेल का स्पर्म तो उसमें जाएगा ना, फीमेल का थोड़ा नहीं। अरे नहीं जाएगा स्पर्म, तो कांटेक्ट बॉडी ऑर्गन का हो रहा कि नहीं हो रहा, हम ये कह रहे हैं। अब वो आप कहेंगे हाथ मिलाने से तो नहीं, हाथ मिलाने से नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ब्लड जो कांटेक्ट हो रहा है उसमें होने के चांस होते हैं। केमिकल चेंज कुछ वैसे हो नहीं पाता बहुत ज्यादा। जैसे केमिकल चेंज होना चाहिए ना, उनका ब्लड उसमें देख हमारा ब्लड मिले तब जाके हो, या ऐसा चीज जो बॉडी। अब एक चीज ये भी जान लीजिए, अब ये भी जान लीजिए, यहाँ पर जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं। अब आप कहेंगे जो सेक्सुअल हाथ मिलाने से क्यों नहीं होती? अरे हाथ मिलाने से यहाँ उतनी इन्फेक्शन नहीं है जितना इन्फेक्शन वेजाइनल पोर्शन, क्योंकि वहां पर एक तरीके से सेंसिटिव नहीं, क्योंकि वो आप डर्टी जो भी एरिया कह सकते हैं वहां इन्फेक्शन ज्यादा वैसे भी रहता है। अब हैंड में इतना इन्फेक्शन नहीं है ना, तो जहां इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे वहीं पर तो डिजीज फैलेगी। समझ में आ रहा है? आगे है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? बांझपन, ठीक है, बच्चे ना होना। तो क्या माना जाता है, कोई क्राइटेरिया है? 2 साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जा रहा है, अनप्रोटेक्टेड का मतलब बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए, बिना कोई कंट्रासेप्टिव यूज किए सेक्स, क्योंकि कंट्रासेप्टिव यूज करेंगे तो चाइल्ड होंगे ही नहीं। बिना किसी कंट्रासेप्टिव यूज किए या बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स हो रहा है, 2 साल तक भी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मान लिया जाता है कि वो इनफर्टिलिटी आ गई है। ऐसा नहीं होता कि 6 महीने तक नहीं हुआ कोई चाइल्ड तो इनफर्टाइल हो गया, नहीं। एक माना गया कि 2 साल तक अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज ये भी जानिए, जो नए कपल्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, जैसे 22-23 साल के हैं, उनमें 2 साल का क्राइटेरिया उनमें नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तो कैपेसिटी है अभी ना। अरे 2 साल में नहीं हो रहे हैं, आगे भी हो सकते, लेकिन जो एक एज पार कर चुके हैं, जिनकी लेट मैरिज हो रही है, ठीक है, हाँ, उनमें मान लिया जाता है कि अगर उनमें 2 साल में नहीं हुए तो इनफर्टिलिटी आ गई है अब, ठीक है। तो ज्यादा सावधानी किसको बरतनी होती है? ओल्ड एज वाला, जो 30 वाले होते हैं, प्लस वाले, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन लिखी गई है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स even after 2 years of unprotected sex. ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय। इनफर्टिलिटी आज के समय एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। उसके रीजन जो है वो बता रहे हैं आपको अभी, ठीक। अब देखिए इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो रीजन बुक में जो लिखा है, पहला रीजन फिजिकल हो सकता है, फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब शारीरिक कोई रीजन। अब फिजिकल रीजन में क्या हो सकता है? जैसे एक रीजन नहीं इनफर्टिलिटी का, बहुत सारा, बस सुनते जाइए ध्यान से। फिजिकल रीजन होता है जो शरीर से संबंधित, जैसे शारीरिक कुछ कारण है, जैसे मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है फीमेल की, कहीं ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, वो फिजिकल रीजन में आएगा। और स्पर्म रिलीज नहीं हो रहा है,
स्पर्म कम बन रहे हैं तो मोर्टेलिटी कम है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं और रीजन में अभी एक साथ लाइंस लिख देंगे। स्पर्म कम बन रहे हैं तो वो मोटाइल नहीं, सफिशिएंट बन रहे हैं 200 से 300 मिलियन, लेकिन वो उनकी मोर्टेलिटी कम है। ठीक है, इरेक्शन नहीं हो रहा पेनिस में। इरेक्शन नहीं होने से समस्या क्या आती है कि इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है, इजाकुलेशन वेजाइना में सेमेन ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, वेजाइना में एसिडिटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा एसिडिटी है कि स्पर्म मर जाते हैं, आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, स्पर्म वहीं मर जाएंगे ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से। यूट्रस की वॉल में फेगोसाइटोसिस ज्यादा हो रही है, स्पर्म खा लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ में होता है बच्चों में कि टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में होता है ना, कहाँ होता है? स्क्रोटम में। पता लगा बर्थ डिलीवरी हुआ बच्चे का, स्क्रोटम में टेस्टिस आया ही नहीं है। शुरू से नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, शुरू से टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं रहते, वो डिसेंड करते हैं। जब बच्चा यूट्रस में होता है मेल चाइल्ड, तो टेस्टिस जो है उसके स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी से उतरते हैं, डिसेंड करते हैं, शुरू से नहीं रहते हैं। तो पता लगा टेस्टिस स्क्रोटम में है ही नहीं है, तो स्क्रोटम में नहीं है तो अंदर रहेगा एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस, तो वहां तो स्पर्म बनेगा नहीं, टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो प्रॉपर। ठीक है, कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है। तो फिजिकल रीजन हो गया है, फिजिकल में बहुत सारे हैं। और देखिए दूसरा रीजन है कॉन्जेनाइटल। दूसरा क्या है? कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, बचपन से ही कोई समस्या ऐसी हो गई है, जन्म जाती है कि स्पर्म नहीं बन रहे हैं, या जन्मजात है कि यूट्रस का साइज ही छोटा हो गया है, फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक, कुछ भी जन्मजात कारण हो सकता है इसमें। ठीक है, तीसरा देखिए साइकोलॉजिकल रीजन। ये तीसरा कारण है। आज के समय सबसे बड़ा कारण तो यही है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस। आज की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं और मतलब बॉडी का बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, पता लगा हस्बैंड भी जॉब में है, वाइफ भी जॉब में है, तो समस्या जानते हैं सब लोग क्या होती है कि दोनों 6 बजे आएंगे। ठीक है, तो समस्या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि प्रॉपर वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं और मेंटली वो क्या है, स्ट्रेस में रहते हैं। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वैसे ही जो है समाज उसको डिस्टर्ब कर देता है, वो आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो टेंशन में तो वैसे ही रहता है। 4 महीना 6 महीने साल भर नहीं बीता, पड़ोसी परेशान कर देंगे उसको आकर के, है ना। उससे तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, उसके घर वालों से कहेंगे। हाँ, तो वो मेंटली वैसे परेशान रहता है। तो मेंटल प्रेशर जब रहता है तो हार्मोन नहीं बनते हैं प्रॉपर, जितने हार्मोन बनने चाहिए FSH वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर स्पर्म और ओवा प्रॉपरली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मेंटल स्ट्रेस रीजन सबसे बड़ा कॉमन रीजन आज के समय में है। ड्रग्स होती है। अगला रीजन कौन सा है? ड्रग्स। ड्रग्स में आप जो जितनी भी दवाएं, देखिए ड्रग्स एक होता है नॉर्मल, कोई भी दवा, बीमारी में दवा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा दवा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो दवाएं असर डालती हैं। या टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सारी चीजें इतना खराब असर डालती हैं मेल में, और फीमेल तो ज्यादा नहीं यूज करते हैं, मेल में, कि स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्पर्म का नंबर घट जाता है। समझ में आया? स्मोकिंग, जो छल्ला बना के उड़ाते हैं, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा होता है ना, धुएं का छल्ला बनता है, क्यों? गोला बनता है। ठीक, तो स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। और अगला रीजन है एक इम्यूनोलॉजिकल रीजन लिखा है 5 नंबर, इम्यूनोलॉजिकल रीजन। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब समझ रहे हैं? इम्यून सिस्टम से संबंधित। कभी कभी क्या होता है, स्पर्म जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब वेजाइना और यूट्रस उसको फॉरेन समझ बैठता है, फॉरेन, और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी बॉडी में बाहर से जब कोई चीज आती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जाग जाता है तुरंत और एंटीबॉडी बनाने लग जाता है और इसको मार देता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि फीमेल की बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वो स्पर्म को ही फॉरेन डिटेक्ट समझ का। हाँ, नहीं, कैंसर लास्ट में है,
ठीक है, इसमें नहीं है कैंसर, कैंसर यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं, तो कैंसर तो कहीं पर भी हो सकता है, कैंसर आपके कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और कैंसर किसी भी चीज, कोई जरूरी नहीं है आपके ड्रग से भी कैंसर होता है, कई चीजों से कैंसर हो सकता है। ये रीजन समझ में आया? ठीक, आगे देखिए, आगे है एक लाइन लिखा गया है, फीमेल को अक्सर ब्लेम किया जाता है किसके लिए? फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, और फर्टिलिटी वाली, इनफर्टिलिटी की समस्या मेल में भी हो सकती है। फीमेल 30% मेल में होती है, लगभग 30% फीमेल्स में होती है, और बाकी जो बच्चा है उसमें दोनों में हो सकती है। मेल में भी समस्या हो सकती है, फीमेल और दोनों भी हो सकती है। लेकिन अक्सर चाइल्ड नहीं हो रहे हैं तो ब्लेम किस पर जाता है? फीमेल। मेल अपने आप को एकदम सेफ बचा लेता है, कोई समस्या नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। लेकिन समस्या दोनों में होती है, हो सकती है। तो ये हो गया। आगे लिखा है इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जानते हैं क्या है? इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एक वर्ड लिखा है, क्लिनिक्स। ये क्या होती हैं? ऐसे क्लिनिक, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर इनफर्टिलिटी का पता लगाया जाता है, फर्टिलिटी की जांच होती है और उसके लिए उचित उपचार दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं। ये सारी इनफर्टिलिटी किसके लिए होती है? ये क्या करती हैं? डायग्नोस करती हैं एंड ट्रीट करती हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ इनफर्टिलिटी। उसको ट्रीटमेंट करेंगी, उसको पता लगा करके इनफर्टिलिटी है कि नहीं है जांच करेंगे और उसके लिए कोई उपचार खोजेंगे। अब जानते हैं इनफर्टिलिटी का उपचार क्या है? दवाएं। पहले तो दवाओं से काम किया जाता है, अगर दवाएं बेअसर हो जाती हैं तो फिर ART की जाती है, IVF जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, वो लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो पहले मेडिसिन से ठीक करने की इनफर्टिलिटी कोशिश की जाती है। तो देखिए अगला है ART लिखा है, ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकी जो रिप्रोडक्शन में क्या करती है? असिस्ट का मतलब मदद करती है, हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? ART, ठीक। हाँ, कोई बात नहीं है, बन जाएंगे बच्चे, सब बन जाए, सब तरीका है, तरीके की कमी नहीं है, अभी देखिएगा बहुत तरीके हैं। हाँ, हाँ, अगर यूट्रस नहीं है, वेजाइना नहीं है तो हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। सारे तरीके मैं बताऊंगा अभी आपको, वो नहीं तब भी बच्चे बनाए जा सकते हैं। देखिए ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये कब, ये वरदान है किसके लिए? इनफर्टाइल कपल्स के लिए, जिनके कब बच्चे नहीं हैं। बोन है, बोन फॉर इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है। दवा से, नीम हकीम से पहले दवा करते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं? हकीमों के पास, बाबा के पास जाएंगे, सारे तरीके अपना लेंगे, जब कहीं फायदा नहीं मिलेगा तो फिर यहां जाएंगे लास्ट में जाकर के, ठीक। तो ये वरदान होता है। अब देखिए ART क्या, कौन कौन सी होती हैं? एक चीज और, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हर जगह नहीं होती हैं, ठीक है, ये हर जगह नहीं होती हैं। कौन कौन सी ART हैं? दो तरीके की होती हैं ART। पहला क्या है इसमें? इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो, और दूसरा होता है इन विवो। मतलब दो तरीके से हम ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, इनफर्टाइल कपल्स को बेबी प्रोवाइड करा सकते हैं, दो तरीके से।
इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो जानते हैं, इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का बॉडी के बाहर कराया जाएगा और इन विवो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ये डिफरेंस है। यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी है, इनसाइड बॉडी। इसमें कौन कौन सा आता है वो देखिए। इसमें आईवीएफ लिखा है, तो आईवीएफ एक ब्रॉड टर्म है। आईवीएफ क्या है, इसी में अगर अब आप कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसी में लिखा ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर है, जेडआई और जेडआईएफटी जायगोट, वो सब इसी के अंडर में है। आईवीएफ जब करते हैं तो इसी में ही क्या है, ईटी भी करेंगे, इसी में ईटी भी किया जाएगा, इसी में जेडआईएफटी भी किया जाएगा और एक और चीज है हाँ इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, आईयूटी, ये तीनों आईवीएफ में की जाती है। आईवीएफ तो केवल एक चीज है कि फर्टिलाइजेशन कराना, लेकिन बर्थ के अंडर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। और क्या इन विट्रो में आईसीएसआई, अभी इसका फुल फॉर्म डिटेल बताना हमको, ठीक। और इन विवो में क्या है, इन विवो, ठीक है, उसमें है जीआईएफटी और एआई, ठीक है। और एक और तरीका है जो बुक में नहीं लिखा गया है, आईयूआई। अब देखिए ही कंफ्यूजन होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, देख लीजिए कितना अंतर है। ये वर्ड नहीं लिखा गया है, ये अभी फुल फॉर्म बताऊंगा। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है वो, यहां लिख सकते हैं, ये है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है और ये है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इन विट्रो टेक्निक है, ये आउटसाइड होती है, ध्यान रखिएगा, ये इनसाइड नहीं होती है, ये इन विट्रो में है। कहीं पर भी लिखा, हमने कैटेगरी बना दी है ना, इसलिए इसको बुक ने तो पूरा पैराग्राफ में लिख करके छोड़ दिया है, हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए फिर एक बार देख लीजिए कि एआरटी टेक्निक किस कपल्स के लिए यूज किया जाएगा, जो इनफर्टाइल, इनफर्टिलिटी का कारण मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, वो तो मैंने कैटेगरी बना दी थी। यहाँ रीजन एक साथ लिख लीजिएगा, रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, क्या कारण हो सकता है, ठीक। कारण में देखिए मेल की बात हो रही है, लो स्पर्म काउंट, अगर मेल में स्पर्म क्या है, स्पर्म की काउंटिंग कम है, 2 लाख से 3 लाख होने चाहिए, कम संख्या में है। दूसरा क्या है, संख्या पूरी है, स्पर्म जितने बनने चाहिए उतने, लेकिन मोर्टेलिटी कम है, लो स्पर्म मोर्टेलिटी, लो स्पर्म मोर्टेलिटी, ठीक है। स्पर्म की मोर्टेलिटी क्या है, कम है। जब स्पर्म काउंट कम होता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। ओलिगो, आपने केमिस्ट्री में ओलिगोसैकेराइड पढ़ा ना, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म क्या है, स्पर्मिया, ठीक है, ओलिगो। तीसरा है कि स्पर्म बन ही नहीं रहा है, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म होता भी है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म नहीं है, किसी वजह से चोट लग गया है, टेस्टिस डैमेज हो गया है, या कोई एसटीडी हो गई, इसकी वजह से टेस्टिस में इंफेक्शन हो गया है, टेस्टिस खराब हो रहा है, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, ठीक है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो चुका है, तो इसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ए का मतलब विदाउट होता है, एजूस्पर्मिया, जूस्पर्मिया का मतलब स्पर्म हो गया, ए का मतलब विदाउट स्पर्म नहीं है, केवल सीमेन बनेगा, सीमेन नहीं कहेंगे फिर इसको, सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे फिर, ध्यान रखिए, सीमेन तब कहते हैं जब स्पर्म रहते हैं, ठीक है। और मेल में एक रीजन और हो सकता है, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस पहुंचे ही नहीं है,
जब जन्म के पहले ही यूट्रस में स्क्रोटम जब बनता है तो टेस्टिस उतरते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, वहीं रह गए, ऊपर ही टंगे रह गए। ये मेल के रीजन है। मेल में इतनी समस्याएं हो सकती हैं, लिख लीजिएगा, ये सब मेल के लिए है। हाँ हाँ हाँ, इरेक्शन, हाँ हाँ, इम्प्रॉपर इरेक्शन, इम्प्रॉपर इरेक्शन, इरेक्शन, ठीक है, इतने रीजन। अब फीमेल के रीजन देख लीजिए। फीमेल में देखिए क्या क्या हो सकता है। ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या है? ब्लॉकेज। तो ओवा बनेगा तो सही, बट आगे नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ, या स्पर्म इधर से आएगा नहीं मिलने के लिए, ब्लॉकेज हो चुका है। दूसरा है डैमेज यूट्रस है, डैमेज यूट्रस, यूट्रस ही खराब हो चुका है, ठीक है। हाई एसिडिटी इन वेजाइना, हाई एसिडिटी इन वेजाइना, एक्चुअली में वेजाइना में एसिडिटी होती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस पर मरते चले जा रहे हैं सब, फैगोसाइटोसिस ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ओवरीज में, अभी इतनी केसेस में तो ओवम बन रहा है, लेकिन अगर ओवरी में ही कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस ओवम बनेगा ही नहीं, हो सकता है ओवम ही न बन रहा हो, ठीक है। तो डैमेज ओवरी, डैमेज ओवरी, ठीक है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है, हार्मोनल, हार्मोनल दोनों में हो सकती है, देखिए हार्मोनल वहां पर भी लिखिएगा, वहां होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी स्पर्म नहीं बनेगा। हाँ, वो तो लिखने का कुछ लिखा नहीं, क्या फायदा ज्यादा लिखने से, ठीक। तो मेन चीज समझना हमको इतना हो गया फीमेल के लिए, ये फीमेल में इतने रीजन हो गए। अब एक एक करके समझते हैं कि ART को, ठीक है। तो पहली ART कौन सी है? हटा दें इसको। पहली है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जल्दी लिखिए कैसा ग्राफ, हाँ चार्ट बना के, मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थ्योरेटिकल है, वाइड बहुत ज्यादा है, कोशिश की जाती है कि आपको आसानी से हो जाए, इसीलिए मैं देखिए सब लिखते जा रहा हूँ, सब हटा दें। देखिए पहली ART एक एक करके लिखते हैं। पहला है IVF, IVF का मतलब लिख लिया आपने ना एक बार, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो चीजें हम यहाँ पर देखिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। अभी एक लाइन लिखेंगे उस पर हम, ठीक है, कि IVF जब किया जाता है तो IVF में होता क्या है, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें हम स्पर्म एंड ओवम को क्या करते हैं? फर्टिलाइज कराते हैं, फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर स्टेटमेंट आता है कि IVF फॉलोड बाय द ET, बताइए IVF, अब यही तो कह रहे हैं, इंग्लिश है ना, ये अंग्रेजी है। IVF फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, सही है, क्योंकि जब IVF किया जाता है तो पहले स्पर्म ओवा को फ्यूज कराया जाता है, इसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया, इसके बाद एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो कहां बना है? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब बेबी इसी का दूसरा नाम है, और टेस्ट ट्यूब बेबी हमेशा टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा नहीं बनता है, केवल फर्टिलाइजेशन करा करके या तो जाइगोट बना लीजिए, या तो टेस्ट ट्यूब में आप स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज करा के क्या बनाया आपने? जाइगोट बना लिया। तो जाइगोट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं सीधे, कहां करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। और या तो एम्ब्रियो बना लिया है तो एम्ब्रियो को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो को या तो फैलोपियन ट्यूब में भी ले जा सकते हैं और यूट्रस में भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी, दो जगह। जाइगोट यूट्रस में नहीं जाएगा। जाइगोट वाली स्टेज कहां होती है बताइए? जाइगोट तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है ना। 8 ब्लास्टोमर वाली स्टेज कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में। 16 ब्लास्टोमर कहां रहते हैं? यूट्रस में रहते हैं, मरूला वाली, ठीक है। तो स्पर्म को फर्टिलाइज कराया, आगे लिखेंगे IVF करा लिया हमने। अब IVF फॉलोड बाय, यही लाइन लिखा है, IVF फॉलोड का मतलब उसके बाद अब क्या करेंगे?
कहीं पर भी लिखा रहा है फॉलोड बाय, इसका मतलब उस प्रोसेस के बाद क्या होगा। तो आईवीएफ फॉलोड बाय ईटी, या तो एम्ब्रियो, क्योंकि स्पर्म और ओवा को फ्यूज करा करके हमने क्या बनाया, देखिए स्पर्म था और ओवम था, ये टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा के बनाया जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट से क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। ये सब टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं। एम्ब्रियो में 8 सेल वाला भी बना सकते हैं आप मॉरूला, और 16 सेल तक भी ले जा सकते हैं, और टाइम देना है तो 16 सेल वाला बना, 16 वाला बना सकते हैं, 16 ब्लास्टोमर वाला, ठीक है। अब या तो जाइगोट को ट्रांसफर कर दीजिए, बाहर फर्टिलाइजेशन कराया और कहां ट्रांसफर कर दिया, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो को भी कर सकते हो, वही मैंने लिखा ना, आईवीएफ के बाद क्या होता है, या तो एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ईटी, आईवीएफ फॉलोड बाय द ईटी, ये लाइन लिखी गई है। ईटी का मतलब लिख लीजिएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। और ईटी होता कहां है, ये कहां किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन फैलोपियन ट्यूब, या तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ले जाएंगे और यूटरस में ले जाएंगे, ठीक है। यही पूछा जाता क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो को कब ले जाएंगे, जब 8 सेल वाली स्टेज होगी, 8 सेल्ड स्टेज रहेगा। अगर ब्लास्टोमर कितने हैं, 8 सेल, और अगर 8 से ज्यादा हैं, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज अगर है, 16-32 सेल बन चुकी है मॉरूला में, तो उसको यूट्रस में ले जाएंगे, ठीक है। और जाइगोट बनाया है तो जाइगोट को भी अगला लिख लीजिएगा कि जाइगोट जो है, जाइगोट उसको भी कहां ले जा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ले जाएंगे, ठीक है। यहां से हटा दे रहे हैं इतना, देखिए। तो ईटी समझ में आया, ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, किसी 2 स्टेज पर किया जाता है, अलग अलग जगह पर किया जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड था यहीं पर, अब देखिए फिर से देखिए, आईवीएफ में, अच्छा अर्ली एम्ब्रियो जानते हैं क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियो 8 सेल वाला एम्ब्रियो जो होता है यही अर्ली है। 8 सेल वाला एम्ब्रियो क्या है, ये लिखिएगा, पूछा जाए कि अगर अर्ली एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर करेंगे, तो ध्यान रखिए अर्ली एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं शुरुआती एम्ब्रियो, अर्ली वाला, शुरुआती स्टेज वाला, तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा वो। अब एक वर्ड होता है ZIFT, ठीक है, और एक वर्ड था ET, ET आप समझ गए हैं, और एक था IU, इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, तीनों को, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ईटी लिखा ही है, IUT का इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, हाँ यूटराइन। ये सब किसके अंडर में आता है, लिखिएगा यहां पर, ये सब आईवीएफ के अंडर में है, अंडर आईवीएफ, इसी में सब इंक्लूड है। जब आईवीएफ करते हैं तो ये सारी चीजें की जाती है इसमें। हाँ बताइए, हाँ जुड़वा कर सकते हैं, अरे अपने ऊपर है, दो आपने एम्ब्रियो बनाए, 2 ले जाकर ट्रांसफर करिए, क्यों करेंगे, 2 जुड़वा चाहते हैं इसलिए, एक साथ पालन पोषण हो जाए एक ही झटके में सब नहीं, दिक्कत होती है, लेकिन उतनी भी दिक्कत नहीं होती है कि वो ज्यादा समस्या करे। अरे सिंगल तो बहुत आराम रहता है, ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। हाँ 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 ठीक, तो प्रेगनेंसी एबॉर्शन हो जाएगा, नेचुरल एबॉर्शन बोलेंगे उसको। फिर कहते हैं बच्चा रुक नहीं रहा, क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि वो एम्ब्रियो जो है यूट्रस में टिक ही नहीं रहा है, स्लिप कर जा रहा तुरंत, कई कारण, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए आईवीएफ में क्या क्या आता है, आपने आईवीएफ में क्या किया, जाइगोट बना लिया, तो जाइगोट को कहां ले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में, उसको क्या बोलेंगे, जिफ्ट, ठीक है। एक होता है GIFT, वो अलग है। ET क्या है,
जायगोट के बाद आपने एम्ब्रियो बना लिया, तो एम्ब्रियो को ले जाना चाहते हैं तो एम्ब्रियो किस सेल पे ले जाएंगे, 8 सेल पे या 16 सेल पे ले जा रहे हैं, ठीक है। और आईयूटी क्या है कि एम्ब्रियो को जब हम यूट्रस में ले जाते हैं तो उसके लिए नाम यूज किया जाता है आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जहां पर कौन सा वाला एम्ब्रियो लाया जाएगा, 8 से ज्यादा वाला, ठीक है। यहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर कहां किया जा रहा है, ट्रांसफर इन यूट्रस। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा एम्ब्रियो रहेगा, मोर देन 8 वाला। तो आईयूटी में मोर देन 8, जेडआईएफटी में कितने, 8 से नीचे क्या 8 से ऊपर, एक सेल वाला। जायगोट एक सेल होती है, ना 8 ना 6, ना 8 ना 6, सिंगल सेल का ले जाएंगे क्योंकि जायगोट एक सिंगल सेल है, ठीक है। वो सेल को ले जा रहे हैं ना, एक सेल को हम। और ईटी में, तो ईटी में ऑप्शन है भाई आपके पास, ये वाला भी है और 8 वाला भी ऑप्शन है, ठीक है। सब इसी में किया जाता है। अब आईवीएफ में एक चीज और है, एक और किया जाता है आईसीएसआई, वहीं देख लीजिए आईसीएसआई, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सब तकनीकी है, ठीक है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं, इंट्रा का मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म में, स्पर्म इंजेक्शन का मतलब साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली बाय माइक्रो सिरिंज। एक सिरिंज होती है, ये जो सिरिंज होती है तो बहुत मोटी है, आंख से दिखती है। एक होता है माइक्रो सिरिंज, माइक्रोमीटर में उसका साइज होता है, क्योंकि स्पर्म भी सेल जो आंख से नहीं दिख रहा है, तो माइक्रो सिरिंज होती है। उस सिरिंज की मदद से क्या करते हैं, स्पर्म को उसमें ले करके और ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं, किससे, सिरिंज से डायरेक्ट। ये भी किसमें किया जाता है, इसी में, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये बॉडी के बाहर है, इनविट्रो है। बताइए इसकी जरूरत कब पड़ेगी, मोटिलिटी अगर कम है, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा है, या स्पर्म ओवम की बाहर की मेम्ब्रेन जो कॉर्ना रेडिटा है और जो उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं अंदर, ठीक है। उसके लिए यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा, फॉर लो मोटेलिटी के लिए यूज करते हैं इसको, ऑफ स्पर्म। तो ये हो गया आईवीएफ वाला। अब दो और, एक बचा है इन विवो, उसको देख लीजिए। कौन सा वाला, जुड़वा बताते ना, कोई समस्या नहीं है। कैसे पता चला कि जैसे कोई भी अल्ट्रासाउंड किसके लिए है, तो बाद में पता चला। हाँ तो ठीक, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, फर्टिलाइजेशन टाइम पे नहीं पता लगा, ऊपर वाला पता लगाएगा किसके जुड़वा हो रहे हैं। जानबूझ के कोई नहीं करेगा, नहीं चाहते हैं तो हो सकता है, अगर चाहते हैं तो 2 एम्ब्रियो को बना करके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। 2 एम्ब्रियो कौन चाहेगा, नहीं सब चाहते हैं ना वो सब चीजें। जैसे जानबूझ के, जैसे नेचुरल में डबल हो जाता है, वैसे आईवीएफ से करा। अगर चाहते हैं तो हो जाएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो 4 की कैपेसिटी नहीं, उतना कैपेसिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और देखिए दूसरा है अब GIFT, और कौन सा बच्चा, AI। 2 टेक्निक और देख लीजिए, और एक है IUI, ये है इन विवो वाली, इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। बताइए। जैसे हम लोग को पता, जैसे मेल जो है उसमें सभी एक्स क्रोमोसोम और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन अकेला एक्स पाया जाता है, अकेला वाई पाया जाता है, या एक्स वाई एक साथ पाए जाते हैं, फीमेल वाली एक्स वाई एक साथ पाए जाते हैं।
आपके पास ऐसा नहीं है कि एक्स वाले बन रहे हैं, दोनों बनते हैं। एक ही हाँ, दोनों 50% चांस में एक्स रहेगा, 50% वाई रहेंगे। और बताइए, इसका मतलब अरे तो एक्सेस वाई जेनेटिक्स में बनता है ना, यो क्या यहाँ क्यों समझ रहे हैं उस चीज सर को? इसका मतलब ये हो कि जो आर्टिफिशियल वाला कराते हैं वीगो वाले में, तो हेल्दी दोनों स्पर्म और हेल्दी लेते हैं, तो उसमें ऐसा डिटेक्ट पहले से नहीं रहता है कि मेल वाले जो ले रहे हो यक्स है या वाई। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, लड़का बनाना नहीं, उसमें आपको बॉय नहीं बना के दे देंगे। टेस्ट बेबी में बॉय नहीं बना के देते हैं, कोई बच्चा केवल, ठीक है, हाँ, चाहे जो मिल जाएगा उसमें। देखिए इन विवो में GIFT है, ठीक है। तो GIFT टेक्निक जान लीजिए कहाँ यूज की जाती है, किस समय यूज की जाती है। जब फीमेल में ओवरी, फीमेल में समस्या होती है तब, ध्यान रखिएगा, यहां नोट कर लीजिए, यूज व्हेन प्रॉब्लम इन फीमेल। जब समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम इन फीमेल में। जो अभी पढ़ा हमने वो कब यूज किया जाएगा, वो किसी में भी समस्या हो सकती है, ठीक है, चाहे मेल में है चाहे फीमेल। ये स्पेशली फीमेल में जब दिक्कत होती है तब। कौन दिक्कत, फीमेल में ओवम बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है ओवम, ओवुलेशन नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब नो ओवम फॉर्मेशन, तो ओवम नहीं बन रहा है। एक चीज और भूल गए, उसको नोट करिएगा, पिछले वाले में ध्यान से सुन लीजिए। IVF में क्या किया जाता है, एक लाइन वही नोट कर लीजिए। इन IVF में क्या करेंगे, स्पर्म लेते हैं, हस्बैंड से भी ले सकते हैं और एक डोनर से भी ले सकते हैं बाहर से। इस जैसे दो कपल्स आए, मेल फीमेल की, हमको चाइल्ड चाहिए, तो अगर स्पर्म मेल के पास उपलब्ध नहीं है या मेल में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो एक डोनर से का भी सारा, दूसरे मेल से स्पर्म लिए आते हैं। तो IVF में क्या है, स्पर्म जो है या तो टेकन फ्रॉम हस्बैंड से भी ले सकते हैं और डोनर। उसी तरीके से ओवम जो होता है, ओवम टेकन फ्रॉम वाइफ से भी ले सकते हैं और एक फीमेल डोनर से भी ले सकते हैं। लेकिन समस्या जानते हैं क्या आती है, सब अडॉप्ट नहीं करते हैं ये चीज। सब लोग इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा जो है कैसे होगा, भाई सब कुछ जब दूसरे का हो जाएगा तो इससे अच्छा गोद ले लीजिए। और गोद वाला ऑप्शन, अडॉप्शन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। नहीं तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 50% चांस है कि मान लीजिए फीमेल से अंडा लिया जा रहा है और स्पर्म किसी दूसरे का हो गया, तो 50% में तो चाइल्ड उसी का है ना, ठीक है। और या तो फीमेल में समस्या है तो स्पर्म मेल से लिया जा रहा है, एक्चुअल मेल से, तो 50% में फिर उन्हीं का हो गया, समझ गया, ये हो सकता है। तो देखिए कब यूज किया जाएगा प्रॉब्लम फीमेल में, कब, जब ओवम नहीं बन रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ओवम टेकन फ्रॉम डोनर से लेंगे, ठीक है। कहां से लेंगे, डोनर से। और उस ओवम को ले जा करके एक्चुअल जो लेडीज है, जो वाइफ एक्चुअल है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। बस उसमें अंडा नहीं बन रहा, बाकी कोई समस्या नहीं, यूट्रस फर्स्ट क्लास का है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट क्लास के, सब कुछ ले, ओवरी में अंडा नहीं बन रहा है, तो अंडा दूसरे से ले लिया। अंडा ओवम लेने के बाद में उस ओवम को वैजाइना के रास्ते कहां, फैलोपियन ट्यूब पे ले जाकर के छोड़ दिया, ठीक है। और छोड़ने के बाद में अब बोल दिया गया कि अब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्पर्म जाएगा और ओवम से फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बना, वो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो चलेगा, ठीक है। तो ओवम टेकन फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ वाइफ में, इसलिए एक्चुअल में लिख रहा हूं वाइफ के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। वाइफ नॉर्मल है, केवल उसमें ओवरी में अंडा नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, देन अलाउ नॉर्मल क्वाइटस का मतलब रिप्रोडक्शन, COITUS,
ठीक, विथ मेल पार्टनर, विथ मेल। एक समस्या जानते हैं यहाँ ये कि जिस समय अंडा ट्रांसफर किया गया है उसके 2 दिन के अंदर ही सेक्सुअल क्वाइटस हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो ओवम मर जाएगा। 3 दिन उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो ये भी बताया जाता है कपल्स को कि 2 दिन में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा सिस्टम। हाँ, जो जिस विधि से ट्रांसफर करते हैं लोगों को, वो भी तो आप सर्जिकल प्रोसेस है। कैथेटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी में कैथेटर आगे हाँ, उसको जो है सीधे वजाना के रास्ते भेज देते हैं। हाँ, कठिन प्रोसेस इतना आसान नहीं है। अभी इसकी कठिनाई बताएंगे। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक होता है ना आर्टिफिशियल, क्या होता है? इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है, हाँ, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये टेक्निक कब यूज करते हैं? जब समस्या कहाँ है? प्रॉब्लम इन मेल, प्रॉब्लम इसमें मेल में रहती है, तब यूज करते हैं। हाँ, एक्चुअल वाले में, एक्चुअल जिसको बच्चा चाहिए, जो एक्चुअल में मदर बनना चाहती है, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। इस ओवम केवल दूसरी फीमेल से लेके आएंगे, बस इसमें ओवम ही दूसरी फीमेल का रहेगा, क्योंकि वो ओवम नहीं बना पा रही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ठीक, एआई कहाँ होता है? जब मेल में समस्या कौन सी होती है? मेल में कौन सी प्रॉब्लम है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो सीमेन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इंसेमिनेशन। ठीक है, नो इंसेमिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर इरेक्शन। ठीक है, ये समस्या अगर है तो एआई कराया जाएगा। इसमें करते क्या है? सीमेन को लेते हैं, ठीक है, और फीमेल के यहाँ सीमेन ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब देखिए, या तो वजाइना में ट्रांसफर कर देंगे सीमेन को, या तो सीधे यूट्रस तक ले जाएंगे। अगर सीधे यूट्रस तक ले गए तो इसका नाम फिर बदल जाएगा, उसको बोलेंगे IUI। ठीक है, ये जो सीमेन ले जाएंगे ये आइदर या तो वेजाइना में ले जाएंगे, ठीक है, और दूसरा है यूट्रस में ले जाएंगे। यूट्रस में ले जाएंगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यूट्रस में इंसेमिनेशन करा दिया गया। समझ में आया? अरे आगे नहीं बढ़ाएंगे, स्पर्म को ऐसे नहीं किया जाता है, स्पर्म को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से मोटिलिटी बढ़ जाए। पता लगा कि स्पर्म तो ले लिया, स्पर्म तो मेल से ले लिया, जो एक्चुअल में मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेल से स्पर्म किसी वजह से सीमेन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है, समझ रहे होंगे सब लोग। ठीक है, तो मेल से स्पर्म को लेते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर, लेकिन स्पर्म को पहले प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस को उसकी मोटिलिटी बढ़ाई जाती है ताकि हमारा सफल हो जाए, और स्पर्म मैस्टरबेशन से निकाला जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्पर्म को कैसे मेल से लेंगे, तो मैस्टरबेशन टेक्निक से होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ लिख लीजिएगा कि स्पर्म कैसे लेंगे। स्पर्म टेकन फ्रॉम मेल बाय मैस्टरबेशन। ठीक है, समझ में आया? एआई हो गया। और कोई बताइए? ये यहां तक सब फिनिश हो गया। हाँ, क्या कर रहे हैं? ग्राफिन फॉलिकल यूट्रस में कहां पहुंच गए? ग्राफिन फॉलिकल समझ रहे हैं क्या है? ओवम की वो स्टेज जब ओवरी के अंदर ओवम रहता है, फुल्ली डेवलप फॉलिकल को ग्राफिन, तो ग्राफिन बाहर कहां निकलता है? ग्राफिन तो फट जाता है अंदर ही ओवरी में, वो ओवम को बाहर निकाल देगा। तो क्यों ग्राफिन फॉलिकल का सहारा लेंगे हम? यहां तक समझ में आ गया। अब एआई जो है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में समस्या कहां आती है? बहुत बढ़िया टेक्निक है सर ये।
ठीक है, IVF बहुत बढ़िया है, अच्छे से मतलब, लेकिन कुछ समस्या है। अब समस्या देख लीजिए, तो लिखिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ RTI, सॉरी RTI नहीं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनकी समस्याएं क्या हैं या इनकी कमियां क्या हैं, ड्रॉबैक लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स क्या है। पहला कमी कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी कॉस्टली टेक्निक होती हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए लगता है, सबके बस की बात नहीं रहती, नॉर्मल की नहीं रहती। ठीक है, तो नॉट अफोर्डेबल, नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल पर्सन्स, टू ऑल पर्सन्स, ऑल पीपल, सारे पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बिकॉज क्या है, ये कॉस्टली होता है। दूसरा क्या है कि हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, नॉट अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस, लिमिटेड प्लेसेस पर इसके सेंटर हैं। उन सेंटर को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर। जैसे अब यहाँ पर तो बोर्ड लगा रहता है, लेकिन यहाँ है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में होते हैं इसके। तो सेंटर्स क्या हैं, सेंटर्स आर लिमिटेड सेंटर है। ठीक है, सक्सेस रेट कम है। एक बार बुलाएंगे कपल्स को, 2 बार 3 बार कोई जरूरी नहीं है सफल ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें फेलियर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, स्पर्म ओवा को बाहर फ्यूज कराया जाता है, तो हो सकता है कि फ्यूज ना हो। ठीक, तो सक्सेस रेट जो है नॉट हाई नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं काम करता है। ठीक है, और चौथा है कि इससे समाज में कुछ समस्या जनरेट होती है, इसलिए लोग इसको अवॉइड कराते हैं, एकदम लास्ट ऑप्शन मानते हैं इसको। ठीक है, हाँ, सम सोशल रिलीजियस इमोशनल, ठीक है, एक और लिखा हुआ है इसमें, कुछ प्रॉब्लम लिखी है इन्होंने, बता दीजिए पढ़ के, कहीं नहीं छूट जाएगा तो। इमोशनल, रिलीजियस और नहीं, वो डिक्टेटर्स वाली लाइन में आगे बताऊंगा आपको। हाँ, सोशल, ठीक है, इतना ही है। प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं। ये क्या है, लोग इनसे ज्यादा डरते हैं, इनसे नहीं डरते हैं। ठीक है, पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, समाज पता लग गया ना कि टेस्टी बेबी बना रहे हैं ये लोग, हल्ला कर देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हल्ला होता है इन सब चीजों का, बिल्कुल। उसको दूसरी नजर से देखा जाएगा, कि आपने ये क्यों किया। दूसरा क्या है, धार्मिक, सारे धर्म में ये सब, भाई सब अलग अलग धर्मों का हिसाब होता है। इमोशनल होता है कि हम इतने भी खराब हो गए थे क्या, ये भी नौबत आ गई थी टेस्ट बेबी बनाने की, तो इमोशंस जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें, ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। अब देखिए, एक है सबसे अच्छा तरीका, जानते हैं क्या, इनसे भी अच्छा होता है कि अडॉप्शन, एक दूसरे का बच्चा अडॉप्ट करा लिया जाए। तो लास्ट में बुक ने लिखा है कि बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड टू हैव का मतलब रखना, टू हैव चिल्ड्रंस, किसके लिए, फॉर इनफर्टाइल कपुल अगर हैं तो उनके लिए उनको बच्चे रखना सबसे बढ़िया मेथड क्या है, ऑप्शन क्या है, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, दूसरे का चाइल्ड ले लीजिए। फायदा क्या होगा, एक तो उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा, दोनों का फायदा है इसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अनाथ होते हैं, अनाथ की स्पेलिंग लिखी गई है ऑर्फन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, उनको सहारा मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है, हेल्प टू एडॉप्शन क्या लिखा गया है, स्पेलिंग ही बड़ी अजीब, ऑर्फन्ड है, ORPHAND, ऑर्फन्ड है।
ORPHAN, orphaned and destituted children। ये सब इंपॉर्टेंट नोट कर लिए। ऑर्फन्ड का मतलब होता है अनाथ, ठीक है, और डेस्टिट्यूटेड का मतलब ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके माँ बाप तो हैं लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनको भी गोद लिया जा सकता है अगर परमिशन है तो उनके पेरेंट्स की। तो ये होता है डेस्टिट्यूटेड मतलब, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा। बस ये चैप्टर हो गया फिनिश। कोई समस्या हो तो बताइए। और एक चीज और होती है, 5 नंबर में लिखिएगा, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है और इस टेक्निक को यूज करने में। इसको ART की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर 4 के बाद 5 लिखिएगा। रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग, यही वर्ड लिखा गया है, प्रॉपर हैंडलिंग एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। हैंडलिंग का मतलब जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ना, उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है, जरा सा भी चूक नहीं होना चाहिए। नहीं पता लगा आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं बीच में, तो पता लगा उतनी देर में तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक। बहुत प्रिसाइज टेक्निक है, हैंडलिंग प्रॉपर करनी चाहिए, उसकी क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे और ये सारी चीजें हैं। और एक्सपेंसिव तो है ही है, इसके इंस्ट्रूमेंट भी लिखा है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है इसमें, इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक। अब बताइए इस चैप्टर की मैं क्वेश्चन करा दूं, कोई समस्या हो बताइए, फिर इसके बाद रुक करके और मैं अगला जो हमारा क्लास हमारा ही है और उसमें अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ सुन लीजिए ध्यान से, कोई समस्या हो किसी को तो बताइए। ये इन्होंने लिखा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, कौन सी नहीं है, तो ट्रैकोमोनियासिस है, इंसेफेलाइटिस नहीं है, साइफिलिस है, एड्स है। इंसेफेलाइटिस नहीं है, इंसेफेलाइटिस जानते हो, जापानी इंसेफेलाइटिस होती है, समझ में आ रहा है, इंसेफेलाइटिस नहीं है STD में। दूसरा है एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमर को कहां ट्रांसफर करेंगे, तो यूट्रस में हो जाएगा, सब बता तो चुके हैं, इतना आसान। इन केस ऑफ कपल है वेयर द मेल इज अनेबल टू द इंसेमिनेट, एक कपल है जिसमें मेल फीमेल को सीमेन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है और स्पर्म काउंट भी उसका अच्छा नहीं है, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो यही यूज करेंगे। अब देखिए इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था, हम उस क्वेश्चन को करा देते हैं, ठीक है, जो छोड़े गए थे क्वेश्चन। इसके बाद में अगला चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उस चैप्टर को थोड़ा सा, क्योंकि प्लांट वाला चैप्टर है, बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग प्लांट लगता ही है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे समझ में आएगा। ये जो चैप्टर था ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये बताइए इसमें से जो बताते जाइए, जो हो गया है हम पढ़ रहे हैं, ये भी हो चुका है, ये कंप्लीट। ये बताइए नॉट असिस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो IVF, GFT, IUD नहीं है, वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया है, ठीक है। कॉपर ये तो हो गया था क्वेश्चन। ये बताइए STD सेलेक्ट विच आर नॉट, कौन सी को क्योर नहीं कर सकते, लिखे कंप्लीटली लिखा है, कंप्लीटली का मतलब पूरी तरीके से नहीं। तो जेनेटल हर्पस है, हेपेटाइटिस है, और ये कहां गया तीसरा, 2 ही है इसमें ना, एड्स नहीं दिया इन्होंने। हाँ ये हो गया। 2 बार क्वेश्चन देखिए, कंप्लीटली क्यूरेबल कौन सी है, कौन सी बीमारी कंप्लीटली क्यूरेबल है, लेकिन जब अर्ली डिटेक्शन हो, शुरुआत में पता लग जाए तो HIV है, ठीक है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है, तो ये 3rd वाला है। ये हाँ तो तीनों इसमें है, तीनों अर्ली को, जैसे नॉट क्यूरेबल, कंप्लीट अगर क्यूरेबल बोला जा रहा है, क्यूरेबल नहीं है, किसका इलाज नहीं है, तो 3 का इलाज नहीं है। कौन सी, फिर से आइए इस क्वेश्चन पर। कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, HIV है, जेनेटल हर्पस है,
गोनोरिया है। देखिए अब इस ऑप्शन पे आप क्या, आपके हिसाब से क्या करें, लाइन पढ़ा दीजिए तो हम बतावें, उस लाइन को बताइए हमको। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने खोजिए लाइन को, कहाँ लिखी गई है। 1 मिनट खोज लो उसको, अगर कहीं दिख रही तो हमको ये बताइए उस लाइन को। मिला? लाइए पढ़ते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी अदर डिजीज, अदर लिखा है, कंप्लीटली क्योरेबल। देखिए लिखा है हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल हर्पस को छोड़ करके बाकी बीमारियां अर्ली स्टेज में अगर क्योर कर ली गई तो उनका इलाज है। लेकिन इनका तो इलाज ही नहीं है, किसका? तीनों का। तीनों का नहीं, अदर लिखा है, एक चीज छूट गया तुमको पढ़ने में, अदर डिजीज क्योरेबल हैं, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सब क्योरेबल हैं, तो 3 तो क्योरेबल ही नहीं है, बाकी गोनोरिया को अर्ली स्टेज में क्योरेबल है पूरी तरीके से। ये बताइए कौन सी कंप्लीटली क्योरेबल है? साइफिलिस एंड ट्रैकोमोटिस, सेकंड वाली है ना। 3 छोड़ दीजिए, बाकी सब क्योरेबल हैं। अरे तुम बना लो ट्रिक, चाहे जो बना लो। तुम्हारी ट्रिक काम तो करती नहीं है बनने के बाद में। नॉन मेडिकेटेड हो गया। ये बताइए, ये वाला बताइए। आपको सही 2 स्टेटमेंट बताने हैं। इन विट्रो इन विवो है, ICSI इन विवो है कि इन विट्रो है? वो इन विट्रो बाहर किया जाता है, बॉडी के बाहर स्पर्म को इंजेक्ट कराया जाता है। ये रॉन्ग। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू द इनएबिलिटी मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल कैन बी, ये सही है। अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, सीमेन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है फीमेल में, तो उसको AI से ठीक करेंगे, दूसरा सही है, ठीक है, करेक्ट है। ये तो हो गया था, ये हो गया था, डायाफ्राम हो गया, मल्टीलोड ये भी हो गया। ये बताइए, नॉट पूछा है, नहीं, कौन सी टेक्निक यूज नहीं करते हैं ART में? IUD 2 बार आया है ना, ये तो हाँ IUD, और ये क्या है तो अलग चीज है, हो गया वो। ये बताइए, वो STD पूछ रहा है, कौन सी STD कैसे फैलती है? कैसे फैलती है? अब किसिंग से नहीं कहेंगे, जो तुमने पूछा था एक वर्ड, नहीं वो सब नहीं है, ठीक है, उसको हटा के ही चलते हैं, ना मान के चलते हैं उसको। ऐसा नहीं होता कि ब्लड कांटेक्ट हो जाए वहां से, उसको छोड़ दीजिए। यूजिंग द स्टेराइल नीडल, सही है क्या? इससे फैलेगा STD? स्टेराइल बोल रहा है, स्टेराइल का मतलब साफ सुथरा होता है, तो स्टेराइल नीडल से तो नहीं फैलेगा ना। ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड, इससे फैलेगा। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कौन सी बीमारी आती है? HIV का एजेंट जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, STD। किसिंग नहीं। इनहेरिटेंस का मतलब आनुवांशिक हो सकती है, ये सही हो सकता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, BCE। अब कोई बात नहीं है। अच्छा, इनहेरिटेंस नहीं, सॉरी, इनहेरिटेंस का मतलब तो हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है, नहीं इनहेरिटेंस नहीं होती है। जानते हैं क्यों नहीं होगा? ये कारण क्यों नहीं होगा इनहेरिटेंस? सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कोई, अभी जो आप कौन सा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि माँ बाप से एक ऐसा बच्चा हुआ जो जिसमें सिंड्रोम आ गया, कौन सा? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आ गया, ठीक है। वो बच्चे अब स्पर्म नहीं, तो वो बच्चे बन तो गए, लेकिन वो अगली पीढ़ी नहीं ला पाएंगे। वो जो है अगली पीढ़ी नहीं ला पाएंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें क्या है, कोई सिंड्रोम आ गया या कोई समस्या हो गई, जो अगली पीढ़ी नहीं ला पाए। ये इनहेरिटेंस का मतलब हर जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये डिजीज हर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है, एक जनरेशन में होगा, इसके बाद वो अगली जनरेशन ला ही नहीं पाएंगे।
जैसे पेरेंट्स से बच्चों में गई ये डिजीज, तो बच्चे अगली जनरेशन नहीं ला पाएंगे, उनके बच्चे होंगे ही नहीं, तो होंगे नहीं तो कैसी पीढ़ी अगली आएगी भाई? जब उनके बच्चे होंगे तभी तो अगली जनरेशन आएगी। वो तो हो गए इनफर्टाइल, वो तो हो गए इनफर्टाइल ना। समझ में आया? और माँ बाप क्यों हो, माँ बाप में क्या हुआ था, एसटीडी हुई थी, इसकी वजह से उनका ऐसा बच्चा हुआ जो इनफर्टाइल हो गया, ये है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। उसमें जो मैंने लिखा था एक रीजन में कि मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, हो जाएगी, एक ही पीढ़ी में तो हो रहा है ना, अगली जनरेशन में फिर नहीं जाएगा, क्योंकि फिर उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होते हैं। ये बताइए, वर्ल्ड सी हो गया, ये बताइए आपको ऑप्शन कौन में सभी एसटीडी हैं, तो 4 सब एसटीडी में है, ठीक है। इसको बताइए, एम्ब्रियो और ट्रांसफर किस टेक्निक में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है? तो जीआईएफटी में गैमीट को ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो नहीं करते हैं। जेड में एम्ब्रियो नहीं है, जाइगोट है ये। आईसीएसआई में एम्ब्रियो नहीं है, तो स्पर्म को फ्यूज कराया जा रहा है उससे। जेडआईएफटी ने जीआईएफटी आईसी वो वाला है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। Which of the following embryo are transferred to assist those? कैन नॉट पूछा, अच्छा कैन नॉट नहीं, ठीक है। एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? किस टेक्निक में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं एक ऐसी फीमेल में जो कंसीव नहीं कर पाती है, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। कंसीव का मतलब प्रेगनेंसी होता है, प्रेग्नेंट होना। तो जो फीमेल कंसीव नहीं हो पाती हैं उनमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की कौन सी टेक्निक है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किस में किया जाता है? जीआईएफटी में एम्ब्रियो नहीं करते, ध्यान है ये। हम एक तो आपको नजर आ रहा है आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, एक तो ये सही है, ठीक है। यहां पर जीआईएफटी ये रॉन्ग हो गया, इसमें आईसीएसआई एंड जेडआईएफटी है। तो आईसीएसआई में एम्ब्रियो को बाहर, सुन लीजिए, आईसीएसआई में करते क्या है, स्पर्म ओवा को बाहर फ्यूज कराते, लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियो बनाएंगे। तो यहां जीआईएफटी लिखा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, लास्ट वाला सही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वाला हाँ क्या लिखा बताइए, पढ़ लें फिर बुक में क्या लिखा है। एक मिनट हमको दिखा दीजिए, दिखाओ जी लाइव, हमको एक मिनट पढ़ा दीजिए। कौन सी लाइन है यहाँ से बता दो, कौन सी? G12 लाइन में, ठीक है। फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, आप समझ नहीं पा रहे हैं। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, यही लाइन कह रहे हैं ना, यही वाले कैन नॉट। इतना केवल पढ़ लिया आपने ना, कैन नॉट ये नहीं है, इतना केवल बुक में लिखा है कैन नॉट, ये लिखा है। लेकिन वो पूछ रहा है कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना हमको, अब बताइए। तो जिट में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो बोल रहा है कि जो फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम नहीं बना सकती हैं, उनके लिए वरदान है जीआईएफटी। दूसरे डोनर से ओवम को लेकर के उनकी फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर देते हैं, इतना काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कहां करेंगे, बुक पास कर दो। तो देखिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें आईयूटी कंफर्म होता है ना, कि आईयूटी में क्या करेंगे, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर पढ़ रखे ना। अब जेडआईएफटी एक्चुअली जाइगोट एम्ब्रियो नहीं होता है, नहीं होता है एम्ब्रियो, जाइगोट तो जाइगोट है ना, वो एम्ब्रियो कहाँ है। लेकिन अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ जगहों पर थोड़ा सा ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है आंसर देने के लिए, ठीक है। उन्होंने चाहे क्वेश्चन रॉन्ग बनाया हो चाहे जो हो, आपके पास ये ऑप्शन रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि जीआईएफटी में कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। आईसीएसआई जेडआईएफटी में, ये आईसीएसआई में क्या करेंगे, इस जाइगोट बाहर बनाएंगे, स्पर्म फ्यूज करा के बाहर जाइगोट बनाएंगे। हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करा रहे नहीं करा रहे मतलब नहीं है, ये रॉन्ग हो गया बच्चा। इसमें ये सही है, जाइगोट को इन्होंने मान रहे थे कि जाइगोट होता नहीं है एम्ब्रियो,
उसी को मान लो। उसी के साथ हम मान के चल रहे हैं, ठीक, वही वाला ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं से आप एक बार नहीं होगा तो ना, किस साल का क्वेश्चन है, 2020 का है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा इस वाले में, ठीक है। आप इसको फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा आंसर, क्योंकि माइंड में गलत आंसर नहीं जाना चाहिए। इसमें लॉगिन होता तो डायरेक्ट आंसर दिखता, लॉगिन किए नहीं है इसमें। अच्छा तुम्हारे पास है, हाँ ना, 4th दिया हुआ है, हाँ अच्छा उसमें लॉगिन है। ये मान रहा है। अब तुम 4th सही है कि ये सही है, उसको बताइए। 4th सही है ना। यही क्वेश्चन है। ये कौन सी बुक है, बुक पर हम जाते नहीं है ना, क्योंकि बुक में ऑप्शन जो फीड करते हैं ये लोग सही नहीं फीड कर पाते हैं। कौन सा कहांगे क्वेश्चन? 39 मैं क्वेश्चन ही देख लूं। 39 एम्ब्रियो ट्रांसफर टू असिस्ट टू, ठीक 39 का ऑप्शन दे रहे हैं ए, ZIFT। अच्छा कोई बात नहीं है, वो ऑप्शन उठा के ए पे कर दिया उन्होंने, इस ऑप्शन को उठा के इस बुक में ए नंबर पे ले आए हैं, सही है वो ऑप्शन को आगे कर दिया ना उन्होंने, वही सही है। हाँ ठीक है, आप देखिए। अब आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और एक आध क्वेश्चन हो कर लीजिएगा, इसके बाद में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। अब कर लेंगे, इसमें से देख लीजिएगा, जो नहीं है हमको बताइए, 2 ही 3 क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल से हो, ठीक है। पॉज कर दीजिए उसको, वीडियो को, और आप हाँ थोड़ी देर फ्री होइए, इसके बाद में अभी फिर से क्लास चलेगा। पॉज कर देना उसको, पॉज के उसको कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि दोबारा फिर से अपलोड होगा, अब उसको कैंसिल